सबसे पुराने सिविलाइजेशन की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, लेकिन वो इस भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि भारत भूमि में दबे कुछ ऐसे तथ्य और प्रमाण मिले हैं जो ये चीख चीख कर कहते हैं कि भारत का सिविलाइजेशन 3000 साल पुराना नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा पुराना है। और उसके प्रमाण मिलने के बाद सारी दुनिया सिर झुका लेती है भारत के सम्मान में। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी, ऐसी एक मिथ या ऐसी एक सच्चाई से वाकिफ करवाने वाला हूं जो आपको फिर से आपके दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर करने वाली है। दोस्तों, भारत का एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी था जो पानी में डूब चुका है। आज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर अलेक्जेंड्रिया हो, मार्शेली हो या इस्तांबुल, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आने वाले 30 सालों में ये सारे शहर पानी के नीचे डूब जाएंगे। ना सिर्फ ये 3 शहर बल्कि 21 देशों के 40 शहर जो पानी में समा जाएंगे। और इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या पृथ्वी पर ऐसा पहली बार हो रहा है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि 5वीं BC में प्लेटो नाम के एक तत्ववेत्ता ने एक बुक लिखी और उस बुक में लिखा है कि एंटिलीज नाम का एक कॉन्टिनेंट जो अटलांटिक सागर में था वो डूब गया। अब इस कहानी में कितना सत्यता है और कितने प्रमाण हैं ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन प्लेटो लिखते हैं कि एंटिलीज कॉन्टिनेंट एडवांस सिविलाइजेशन था और वो पानी में समा गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या सिर्फ प्लेटो ने ही ऐसा बताया कि और कहीं भी इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ही ऐसे खोए हुए कॉन्टिनेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर आज हूं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, तमिल ग्रंथ शिलपत्रिकारम जो कि तमिल के 5 महाकाव्यों में से एक है और जो लगभग 2री सेंचुरी में लिखा गया है, उस ग्रंथ में एक कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जिसका नाम है कुमारी कंदम। और उसके बारे में यह लिखा हुआ है कि वो एडवांस सिविलाइजेशन था जो कि पानी के गर्त में समा गया और वहां से कभी बाहर नहीं आया। और उसके पानी के गर्त में समाने का कारण था ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, तमिल के 5 महाकाव्यों में से एक काव्य शिलपत्रिकारम में एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा हुआ है और वो कॉन्टिनेंट भारत का कॉन्टिनेंट था जो हमारे हिंदी महासागर में पाया जाता था। और इतना ही नहीं तो वहां पर पांड्यों का राज्य था। दोस्तों, भगवत पुराण में एक मयन नाम के साधु का उल्लेख मिलता है और उस मयन नाम के साधु ने एंटिराम नाम की एक बुक लिखी है और ये साधु भी संगम साहित्य संगम सम्मेलन में उपस्थित था। अब आप पूछेंगे संगम सम्मेलन क्या है? दोस्तों, दक्षिण भारत में संगम सम्मेलन नाम के संगम साहित्य के सम्मेलन हुआ करते थे जहां पर पूरी दुनिया के पोएट उपस्थित होते थे और अपनी अपनी कृतियों को सामने रखते थे। दोस्तों, सबसे पहला संगम साहित्य 9000 BC में हुआ था और जहां पर उस वक्त के सभी पोएट ने हिस्सा लिया था। इवन मुरुगन, कुबेर और शिव ने भी उस संगम साहित्य में हिस्सा लिया था। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें मैं हवा में कर रहा हूं। दोस्तों, एक तमिल ग्रंथ है इनाई यानार अक्कापुरल जिसमें इस बात की सारी लिस्ट दी गई है कि कौन सा संगम साहित्य कब हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पहला संगम साहित्य हुआ था वो लगभग 4000 सालों तक चला और 89 पांड्य राजाओं ने उसका सम्मेलन आयोजित किया था और वो हुआ था मदुरई में। जो मदुरई तमिलनाडु में वो नहीं, ये मदुरई था कुमारी कंदम कॉन्टिनेंट पे। लेकिन हम इस बात को झुठला देंगे और साफ साफ मना कर देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें तो आदत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें उसके प्रमाण मिलने के बावजूद वो सर्टिफाइड होना चाहिए ब्रिटिश साइंटिस्टों से या यूरोपियन साइंटिस्टों से। तो हम उस विषय पे भी बात करेंगे कि इस बारे में ब्रिटिश साइंटिस्ट क्या कहते हैं। दोस्तों, इस बात को फिर से उजाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तमिल ग्रंथों में तो जो सारी बातें लिखी थी, लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फिलिप क्लेटर, उन्होंने 1834 में एक बुक लिखी जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मादागास्कर। और उन्होंने जब ये रिसर्च किया कि मादागास्कर में लेमूर नाम के एक बंदर के फोसिल मिले और वही फोसिल भारत में भी मिले और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी मिले, लेकिन उनका अंदाजा था कि ये लेमूर नाम के बंदर के फोसिल हमें अफ्रीका में भी मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पर इसके प्रमाण बहुत कम मिले हैं। और तब उन्हें ये लगा कि अगर ये लेमूर अफ्रीका से होते हुए भारत गए हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे, और अगर ये ऑस्ट्रेलिया पानी के रास्ते गए तो इट इज नॉट पॉसिबल थिंग फॉर बंदर। जी हाँ, मंकी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो पानी के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। इसलिए क्लेटर ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया और उनका कहना था कि भारत मादागास्कर और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला एक कॉन्टिनेंट था और उस कॉन्टिनेंट में ही लेमूर का जन्म हुआ। अब दोस्तों, बात यह आती है कि जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम इंसानों की इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बंदरों से मानव का विकास अफ्रीका खंड में हुआ। और इसके पीछे 2 थ्योरी है। एक थ्योरी ये कहती है कि अफ्रीका खंड से वो यूरोप की तरफ गए और दूसरे रास्ते से भारत होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अब आप सोचिए कि शुरुआती दिनों में
किसी भी आदमी के लिए पानी के रास्ते ऑस्ट्रेलिया का सफर तय करना पॉसिबल था क्या? और इसीलिए ये सिविलाइजेशन कहीं तो भी शक के घेरे में था। अब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के बाद 1904 में विजय सूर्य कुमार नाम के एक साइंटिस्ट ने, भारतीय तमिल साइंटिस्ट ने यह बताया कि अफ्रीका में सिविलाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि सिविलाइजेशन हुआ है हिंद ओशियन में, जी हाँ, हिंदी महासागर में। और इसके प्रमाण भी प्रस्तुत करने की कोशिश सूर्य कुमार ने की है। दोस्तों, जब हम इस सिविलाइजेशन की कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि अल्फ्रेड रसल और अर्नेस्ट हैकल नाम के दो महान साइंटिस्टों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इंसान का विकास अफ्रीका में न होकर ये जो लॉस्ट कॉन्टिनेंट है लेमुरिया, जी हाँ, फिलिप कैटर ने इस कॉन्टिनेंट का नाम रखा है लेमुरिया, क्योंकि ये लेमुर नाम के बंदरों के फोसिल के कारण सच्चाई में सामने आया। और इसीलिए अर्नेस्ट हैकल का ये कहना है कि इवोल्यूशन अफ्रीका खंड में ना होता हुआ उस कॉन्टिनेंट में हुआ जो इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। अब इस बात को बहुत सारे लोग झुटलाने की कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी बातें फेक है। दोस्तों, साइंटिस्टों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वहां पर कोई ना कोई कॉन्टिनेंट जरूर था। अब आप इस बात को झुटला नहीं सकते। हम फिर से भारतीय ग्रंथों पर आते हैं। दोस्तों, पहले मैं भागवत पुराण का उल्लेख कर चुका हूं। अब आपको एक बात और बता दूं कि कंदा पुराणम नाम की एक किताब है जो भारतीय स्कंद पुराण का तमिल वर्जन है, और उस किताब में भी कुमारी कंदम का उल्लेख कुमारी नाडु इस नाम से मिलता है। अब कितनी अचंभित करने वाली बात है कि भारतीय ग्रंथों में लिखी हुई बातें बाद में साइंटिस्ट लोग प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि जी हाँ, इट इज पॉसिबल थिंग। फिर हम किस प्रकार से अपने ग्रंथों को झुटलाते रहते हैं। दोस्तों, ना सिर्फ भगवत पुराण और स्कंद पुराण बल्कि गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में भी कुमारी कंदम के बातों का उल्लेख मिलता है। अब हमारे धर्म ग्रंथों को झुटलाने की आदत लोगों को ऑलरेडी है, इसलिए हमने सारे के सारी बातें आपको वो बताई जो साइंटिस्टों ने बताई है कि कॉन्टिनेंट था, और कॉन्टिनेंट के प्रमाण भी मिलने लगे हैं। अब बात ये आती है कि साइंटिस्ट और भारतीय प्रमाण और भारतीय किताबें ही काफी है क्या इस बात को साबित करने के लिए? दोस्तों, ग्रीक और चीन क्रॉनिकल में भी ये बातें लिखी गई है। चीनी क्रॉनिकल में ये लिखा हुआ है कि एक कॉन्टिनेंट था जो पानी में लॉस्ट हो चुका है, और वहां पर मेरू नाम का एक पर्वत था, और वहां पर बहुत बड़ी गोल्ड माइंस हुआ करती थी, और पांड्य राजा उस गोल्ड माइन से गोल्ड निकालने के लिए चीन से लेबरों को लाया करते थे। अभी अचंभित करने वाली बात है कि जो चीजें भारत की किताबों में लिखी है वही चीजें चाइना के क्रॉनिकल में कैसे आ गई। दोस्तों, एक और अचंभित करने वाली बात यह है कि दक्षिण भारत में रहने वाले कुछ ट्राइब्स हैं, तमिल ट्राइब्स, जिनकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ट्राइब्स और मादागास्कर में रहने वाले ट्राइब्स से बहुत कुछ मिलती जुलती है। अब यह बात भी अचंभित करती है कि इन लोगों की लैंग्वेजेस में इतनी समानता कैसे है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि कोई ना कोई चीज तो थी जो इनको जोड़े हुए थी, और वो चीज थी लॉस्ट कॉन्टिनेंट कुमारी कंदम। दोस्तों, हम जब इस रिसर्च में आगे बढ़ते हैं कि कुमारी कंदम के बारे में हमें और क्या बातें मिलती हैं, तो भारत में पहली सदी में आया हुआ एक राजा जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसने एक बुक लिखी इंडिका, और उस बुक में उसने टैप्रोपैन नाम के एक शब्द का उल्लेख किया है। शायद ये श्रीलंका का पुराना नाम था, और उसने ये भी लिखा है कि श्रीलंका और भारत के बीच में से एक नदी बहती थी जिसका नाम था पुरुनई, और आज उस नदी का नाम है थामोरा बरानी, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है और हिंदी महासागर में मिलती है। अब हम फिर से उस थ्योरी पे आते हैं जिस थ्योरी में हम इस बात की बात कर सकते हैं कि राम सेतु जो आज इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जिसको भी साइंटिस्ट लोग अप्रूव कर चुके हैं कि ये सेतु मैन मेड है, ना कि नेचुरल है। दोस्तों, उस राम सेतु के बारे में अगर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में पुरुनई नाम की नदी बहती थी, और उस नदी के ऊपर ही वो पुल बनाया गया है। और समुद्रों का अभ्यास करने वाले साइंटिस्टों का ये कहना है कि आज से 15,000 साल पहले जो पानी का लेवल है वो 100 फीट नीचे था, और 10,000 साल पहले 60 फीट नीचे। और हमारा राम सेतु भी यही बात बताता है, क्योंकि राम सेतु जब बनाया गया था तो वो पानी के ऊपर था, लेकिन जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, और वो हुआ है आइस एज के कारण, क्योंकि उस समय कुमारी कंदम कॉन्टिनेंट पे सिविलाइजेशन अपने आखिरी मोड पे था, और प्रदूषण के कारण वहां पर भी बर्फ पिघलने की शुरुआत हुई, जो लगभग 4 लाख साल पहले शुरू हुआ और 11,500 साल पहले खत्म हो चुका, जिसके कारण इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पानी में समा गया, और समा गई वहां की सिविलाइजेशन, वहां की अचीवमेंट, और वो सब कुछ जो हमें और एडवांस बना सकता था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि उस कॉन्टिनेंट पर रहने वाले लोग पानी में नहीं डूबे, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि ये कॉन्टिनेंट डूबने वाला है, और दुनिया के अलग अलग जगहों में चले गए, और वो इस प्रकार से आइसोलेटेड हो गए कि उन लोगों ने अलग अलग प्रकार की सभ्यता को जन्म दिया, और तब तक वो एक में से नहीं मिले। दोस्तों, कुमारी कंदम ये हमारे लिए आज भी एक गुत्थी बना हुआ है,
और गुत्थी इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके ऊपर स्टडी नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे कुमारी कन्नम के फ्यूचर की। दोस्तों, हमने जो सारी बातें आपको बताई, जो आपको प्रमाण देने की कोशिश किए हैं, इन प्रमाणों के और सबूत हमें हिंद ओशियन में मिल सकते हैं। इसके लिए जरूरत है रिसर्च की। अब तो आने वाला कल ही बताएगा कि इस दिशा में दुनिया कैसे आगे बढ़ती है। क्या हमारे रिसर्चर्स हिंद ओशियन में जाकर फिर से रिसर्च करेंगे कि लेमुरिया एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने प्रमाण दिए हैं वो तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि लेमुरिया एग्जिस्ट करता था, और लेमुरिया था। ना सिर्फ भारतीय ग्रंथ के हिसाब से बल्कि मिले हुए प्रमाण के हिसाब से भी ये कहा जा सकता है कि लेमुरिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर उस पर रिसर्च किया गया और इस बात को पूरे तरीके से सामने लाया गया, हो सकता है एक नई सिविलाइजेशन और एक नए इवोल्यूशन का पता चले, जिसमें हमें यह पता चले कि दुनिया की शुरुआत अफ्रीका से नहीं बल्कि हिंद ओशियन में डूबे कॉन्टिनेंट लेमुरिया से हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।